आतमजीत सर, कितना महत्वपूर्ण है हेमंत सोरेन का ये बयान और अब इसके बाद आदिवासी सियासत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, इसमें दो बातें मैं ऐड करूंगा कि मिस्र से लेके फराव तक और मेसोपोटामिया के जन जो वहाँ का जो समाज था, कई सभ्यताएं खत्म हो गई दुनिया की। सिर्फ एक हमारी जो ये सभ्यता है आदिवासियों की, जिन्होंने इस देश का संरक्षण किया, वो बचे हुए, क्योंकि ये प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं और हर मुसीबत से जूझने का जज्बा रखते हैं। तो ये जीवन सभ्यता को कोई दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आज जो हमारे जल जंगल और जमीन और जल हमारे जो स्वच्छ हैं, सेफ हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी भारतीय सभ्यता को बचाए हैं, वो इन्हीं की देन। एक बात तो इससे मैं शुरुआत करूंगा। दूसरी बात, अब आ जाइए पॉलिटिक्स पे। ये जो राजनीति है बीजेपी की पिछले 10 साल की, उसमें ये तो क्लियर हो गया कि इनके कुशासन की तरफ से कमर तोड़ महंगाई भी है, बेरोजगारी का मंजर है, किसानों का, मजदूरों का, आदिवासियों का, पिछड़े वर्ग का, वंचितों का, दलितों का जिस तरीके से प्रताड़न हुआ, जिस तरीके से उन लोगों पे भेदभाव किए गए, उन पे अत्याचार किए गए, ये जग जाहिर। आदिवासियों को वनवासी कहना एक संयोजित तरीके से साजिश है कि सेक्शन 5 और 6 में जो आदिवासियों के जमीनों का, जंगल का जो उन्हें अनुदान प्राप्त है, और ये अनुदान हमारे संविधान में है, बाला साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान में, कि इनको इनकी जमीन का हक, इनको उनके जीने का हक और इनको अपने जीवन को जिस तरीके से यापन करना है उसका हक मिलना चाहिए। पर ये सरकार क्या करती है? ये सरकार चाहती है कि उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा कर ले, उनको डिस्प्लेस कर दे, जनमन स्कीम लाके, पीएम जनमन स्कीम लाके उनको उनको जो है वहां से उठा के जो है उनको पक्के मकान देकर उनको शहरों में बसा दे, और उन जंगलों में कोयले की खदानें, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मिनरल्स और जो भी अब जिस तरीके से खदानों से नए नए पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाके और उससे जो है चिपसेट्स बनाए जाए और उनका ये किया जाए। हालांकि हमारे देश में चाइना की तरह नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग करना, उनके जो नेचुरल जो हमारे जो प्रेशियस मिनरल्स और स्टोन्स हैं, उनको प्रोसेस करके उनके लॉजिक चिपसेट्स बनाने का काम हमारे पास नहीं है। पर होगा क्या, यहाँ पे ये खदानें होंगी, यहाँ से हमारे प्रेशियस मेटल्स हैं वो बाहर के कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, खासकर चाइना में, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है उन चीजों को अब प्रोसेस करने की, दुनिया में और किसी के पास नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को, प्रेशियस स्टोन्स को कैसे प्रोसेस करना है, ये चाइना ही करती है। और अदानी साहब और अंबानी साहब का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है चाइना के साथ। अगर आप इंपोर्ट पॉलिसी देख लें तो हमारे देश में मैक्सिमम इंपोर्ट चाइना से ही होता है और इन चीजों का भी एक्सपोर्ट उन्हीं को होगा। और झारखंड में तो देश का 35% कोयला झारखंड में है। देश के नेचुरल रिसोर्सेज में एक स्टडी आई थी, 28% नेचुरल रिसोर्सेज झारखंड में है। तो इसीलिए झारखंड की सरकार पर ये संयोजित तरीके से अटैक करके, ये तो चाहते थे कि ये सीएम होते इनको अरेस्ट कर ले, सीएम होते इनको अरेस्ट कर ले, ताकि वहां पे सरकार गिरा दी जाए और फिर हॉर्स ट्रेडिंग करके, खरीदो फरोख्त करके इस सरकार को गिरा के अदानी के द्वारा प्रायोजित बीजेपी की सरकार बने। जब वह हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि हम उनकी इनके तरह एडवांस नहीं हैं, इतने हम इवॉल्व नहीं हैं, वो इसीलिए कहते हैं, उनको पता है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे शब्दों में नहीं कह सकते तो वो सब शब्दों में बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 32 में मानव अधिकारों के हनन पर जब नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अमीश देवगन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और तमाम लोगों को रिलीफ मिल सकता है, तो एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर को ही क्यों सुनवाई नहीं की गई? पहले आपने रजिस्ट्री में कहा 3 जज बेंच कमेटी होगी, उसमें आपने बेला त्रिवेदी और बाकी 2 जजेस को आपने नियुक्त किया। मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? मास्टर ऑफ रोस्टर सीजीआई है। सीजीआई कौन है? सीजीआई चंद्रचूड़ है। तो जब सीजीआई चंद्रचूड़ मास्टर ऑफ रोस्टर है और वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर उस कोर्ट में लगाते हैं और वो कोर्ट 3 जज की जो बेंच है वो सुनवाई किए बगैर फैसला दे देती है कि आप हाई कोर्ट चाहिए, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, तो फिर आपने ये सारा ड्रामा किया क्यों? तो ये क्लियरली बताता है किस तरीके से रजिस्ट्री के द्वारा, अटॉर्नी जनरल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के प्रसंग हो रहे हैं
और जिसका प्रेशर इतना पड़ा कि पिछले 3 दिनों में हेमंत सोरेन की अरेस्ट के बाद आप ट्विटर पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लगाए गए, उनको जो उनकी जो बेदाग छवि थी उसको आहत पहुंचाया गया। वो इसीलिए क्योंकि लोगों को अब समझ में आ रहा है कि भाई जब अगर मान लीजिए ऑपोजिशन का आदमी होगा या उमर खालिद होगा या कोई ऐसा सिविल सोसाइटी का मेंबर होगा जो रिलीफ मांग रहा है, चाहे वो भीमा कोरे गांव का हो, चाहे वो हर्षमंदर हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, इन लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो कपिल सिब्बल ने ठीक तो कहा, आप बता दीजिए कौन से केस सुनेंगे कौन से नहीं सुनेंगे, हम आपका दरवाजा ही तब खटखटाएं जब हमें पता हो कि आप हमारे केस सुनेंगे। तो सत्ता पक्ष का जिस तरीके से देश के चारों स्तंभों पर, गोदी मीडिया हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, जिस तरीके से विधायिका हो, जिस तरीके से अटैक हुआ है और जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन किया गया है, इस पे अब जो पब्लिक है वो जाग रही है और अब सरकार से कड़े सवाल पूछेगी। और अब आप देखिएगा इस पे जन आंदोलन भी शुरू होगा। आपने देखा किस तरीके से देश का आदिवासी, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, चाहे वो तेलंगाना का हो, सड़क पे निकल आया है। और झारखंड में आपने देखा किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। ये एक खतरे की घंटी है, ये संकेत है सत्ता में बैठे उन लोगों के लिए कि अगर आप लोगों पे प्रताड़न करेंगे, किसान आंदोलन में आपने देख लिया था, अब अगर बिरसा मुंडा के वंशज अगर दिल्ली आके बैठ गए तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होगा मोदी जी। आदमजीत सर 47 सीटों का जिक्र मैंने किया था, 47 सीटें हैं आरक्षित इनके लिए। इसमें अगर जब हम बात करते हैं पिछले चुनाव की 2019 की, करीब 28 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास रही थी इन स्टेट्स में। 11 सीटें, 14 सीट जो झारखंड की 14 सीटें, उनमें भी 11 सीटें इनके हिस्से में गई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, इन सब में तो सारी की सारी सीटें इनके हिस्से में आई थी, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में। ऐसे में अब जो चुनाव 2024 का सामने खड़ा है, बिल्कुल 1 महीने का समय लगभग रह गया है। क्या इफेक्ट देखते हैं आप उन सीटों पर? अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें, किस तरफ वो वोट किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं फिर आप इस घटना के बाद? अगर आप 2019 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। जिस स्टेट में देश की 70% जनता और जनमत मोदी सरकार के खिलाफ जाता है, क्योंकि मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं 2014 से, किसी सीएम के नाम पे तो इलेक्शन नहीं लड़े जाते। आपके उत्तर प्रदेश में शायद योगी आदित्यनाथ के नाम पे लड़े जाते हो, पर वहां भी मोदी जी पहुंच जाते हैं। बनारस की गलियों में मोदी जी ही घूम रहे थे 2022 के इलेक्शन में। तो असेंबली इलेक्शन में अगर 70% वोट मोदी के खिलाफ पड़ता है, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में 50% वोट मोदी जी के फेवर में कैसे पड़ जाता है, जबकि कोई अंतराल ज्यादा नहीं होता है इलेक्शन प्रोसेस में। कई स्टेटों में तो इलेक्शन 3-3 महीने, 4-4 महीने के अंदर हुए हैं। पहले असेंबली हुआ, पार्लियामेंट हुआ, या पहले पार्लियामेंट हुआ फिर असेंबली हुआ। और यही बात आपने कर्नाटक में देखी, यही बात आपने तेलंगाना में देखी। तो ये जो ईवीएम का घपला है ना, ये बहुत बड़ा झोल है, ये बहुत बड़ा झोल। क्योंकि आपने चंडीगढ़ में देख लिया किस तरीके से एक रिटर्निंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी ने 8 वोट इनवैलिडेट किए भरे कैमरा में, और सीजीआई चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट की छवि को साफ करने के लिए, उसकी छवि को वॉशिंग मशीन में धो के सफेद करने के लिए उनको कल ये केस अपनी कोर्ट में लेना पड़ा। अगर वो चंडीगढ़, अब चंडीगढ़ वाला जो मेयर का इलेक्शन है तो बहुत छोटा इलेक्शन है, क्योंकि हर साल मेयर डिप्टी मेयर चुना जाता है, सभासद वही रहते हैं। अब ये सभासद पहली बार तो वोट कर नहीं रहे थे कि कहीं भी टिक मार्क लगा देंगे और कहीं भी कांटा लगा देंगे, उनको पता था कैसे वोट डालना है। उसके बाद भी उनके वोट इनवैलिडेट कराए गए, और जबकि बहुत छोटा इलेक्शन था ये चूंकि अब प्रेशर पड़ा तो सीजीआई चंद्रचूड़ को अपनी कोर्ट में लेकर रिप्रिमांड करना पड़ा। पर उन्होंने एक काम किया, उनके कार्यों पर तो रोक लगा दी, पर जो बना वहां पे मेयर डिप्टी मेयर, उनको निरस्त नहीं किया उनके इलेक्शन में। अभी भी ऑर्डर आना बाकी है, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब 36 वोटों के बैलेट में 8 वोट बैलेट जो है भरे कैमरा में इनवैलिडेट कराए जा सकते हैं, तो 90 करोड़ लोगों का जनमत इस तरीके से मैनिपुलेट कराया जा सकता है, कराया जाता होगा, इसका तो हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और जिन 47 सीटों की आप बात कर रहे हैं, मैं यकीनन तौर पे ये कह सकता हूं कि उनमें अगर
बैलेट से वोट करा दिया जाए, या ईवीएम की जो वीवीपैट है उसको बैलेट में डाल के और उसकी काउंटिंग पे अगर 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 इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस किए जाए तो एक जी, भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। ठीक तो है। ये कहने का मतलब ये है कि देश का आदिवासी, देश का किसान और देश का वंचित दलित वर्ग और देश का नौजवान सरकार के साथ नहीं है। ये राममय करके देश को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इन पे जनमत नहीं है, और जनमत अगर होता तो जिन जनमतों के द्वारा सरकारें बनाई गई हैं, जैसे मध्य प्रदेश की थी या गोवा की थी या कर्नाटक की थी, उनको क्यों तोड़ा गया? इसका मतलब है कि ये डरे हुए हैं ना जनमत से। ये जनमत से ही डरते हैं, किसानों से डरते हैं, आदिवासियों से डरते हैं, और तो किसी से डरते नहीं है। जनमत को इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया है, उसका टेक्नोलॉजी के द्वारा, चिपसेट के द्वारा उसको उसको यूज करना शुरू कर दिया है। अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि भाई अगर ये मामला है तो फिर 4-5 इलेक्शन जो है स्टेट के, उसमें क्यों हारी बीजेपी? तो उसका जवाब ये है, कर्नाटक में, हिमाचल में जब बीजेपी हारी है तो 70 से 80% वोट इनके अगेंस्ट पड़ा। उसमें ईवीएम कितना चला देंगे? जहां वोट परसेंटेज ज्यादा पड़ता है वहां ये मैनिपुलेट नहीं कर पाते। जहां प्रशासन करप्ट होता है वहां ये मैनिपुलेट कर लेते हैं। जहां पे वोट परसेंटेज कम पड़ेगा वहां पे ये अपने बूथ मैनेजमेंट द्वारा उस पर वोट गिरवाते हैं, और जब कुछ नहीं होता तो फिर टीवी टावर्स द्वारा और ये अपने अपने आपके मोबाइल टावर्स द्वारा ये चिपसेट्स को मैनेज करते हैं। तो इसीलिए कल आपने देखा होगा राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने बड़ा साफ साफ कहा, इस इलेक्शन कमीशन को, जब सुप्रीम कोर्ट, इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है वो वीवीपैट की गिनती मैंडेटरी कर दें, प्रिंटर लगाएं, तो कई जगह प्रिंटर नहीं लगा होता। तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि आप वीवीपैट की काउंटिंग साइमल्टेनियसली छोड़ दीजिए, आप काउंटिंग ही वीवीपैट स्लिप से कीजिए। आप ईवीएम की काउंटिंग को काउंटिंग मत मानिए, क्योंकि उसमें भी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई इंस्टेंट जस्टिस नहीं है कि हमें 1 घंटे में रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट 4 घंटे में आ जाए, 6 घंटे में आ जाए, एक दिन बाद आ जाए। जब 20-20 दिन वहां पे ईवीएम की मशीनें स्ट्रांग रूम में पड़ी रहती हैं, तो एक दिन रिजल्ट अनाउंस करने में और लग जाए, क्या दिक्कत है? कम से कम लोगों को सेटिस्फेक्शन तो होगी कि हाँ, हमने जिस मत का प्रयोग किया, जहां बटन दबाया, वो मत मेरे सामने पड़ा है, मेरा वोट मेरे हाथ में है, और मैं अपने हाथ से उस बॉक्स में डालूंगा। जी। अडानी अंबानी का जिक्र आया। आतंकित सर, जब हेमंत सोरेन बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा साफ तौर पे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो सरकार के, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के करीबी रहे, इनके अपने रहे और देश का अरबों खरबों रुपया लेकर के जो है वो भाग गए। कहीं न कहीं हेमंत सोरेन ने इस जो ऑन रिकॉर्ड जो बात कही वो इनकी दुखती रग पे हाथ भी रखने का काम कर दिया। आपने जो इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में बात की, उसमें एक उल्लेख और रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में ये कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में, सीईसी की अपॉइंटमेंट और ईसी के अपॉइंटमेंट में ज्वाइंट ऑपोजिशन लीडर, जो भी ऑपोजिशन का लीडर होगा लोकसभा का, ज्वाइंट दोनों हाउसेस का, प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई ने कहा कि मैं भी उसमें शामिल रहूं, ताकि निष्पक्षता का और पारदर्शिता का जो संदर्भ है, जो पब्लिक को चाहिए, वो होगा। पर उन्होंने क्या किया? नया अध्यादेश ले आए। उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर के ही एक मिनिस्टर रहेंगे। तो वीटो प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया। जब आप इतना डर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर सीईसी की अपॉइंटमेंट में भी आप सीजीआई को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो हम पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी की बात कैसे कर सकते हैं? तो ये तो सरकार की क्लियर मंशा है कि सारे संसाधनों को, सारी संस्थाओं को कब्जा कर लो और अपने मन मुताबिक काम करो। आपके तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स में इन्हीं के संचालक, आरएसएस संचालक के साथ द्वारा संचालन किए जाते हैं। इनके लोग बैठे रहते हैं, कंटेंट देखते हैं, बगैर उनका कंटेंट देखे, बगैर उनका नरेशन देखे वो नरेशन चला नहीं सकते न्यूज चैनल पे नोएडा में बैठ। ये तो सोशल मीडिया के थ्रू खबरें मिलती हैं, नहीं तो खबरें भी ना मिले। अब आ जाइए आप अदानी के ऊपर। अदानी के जो डिजास्टर्स हैं, इकोलॉजिकल डिजास्टर्स, जो प्राकृतिक डिजास्टर्स हैं, प्रकृति को नष्ट करने के जो महाराष्ट्र के भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। मैं आपको बता देता हूं, 2-3 चीजें संदर्भ में बोलूंगा। 29 जून 2022 को जब उद्धव ठाकरे ने एज ए चीफ मिनिस्टर रिजाइन किया था और उसके बाद सारे एमएलए को पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चला था, 28 जून 2022 को उनके जो एनर्जी मिनिस्टर हैं कांग्रेस के नितिन राउत, उन्होंने एक एमओयू साइन किया 11,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूजिंग पावर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। एक हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का पास हुआ अदानी साहब का। ये पीएसपी की जो साइट थी, वो जितने भी बायोडाइवर्सिटी के रिच और इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन्स हैं, प्रकृति के फ्रेजाइल जोन्स हैं,
वेस्टर्न घाट के सतारा, थाने, पुणे, कोल्हापुर, सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, वो दिए गए। इसमें यूनियन गवर्नमेंट की एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अदानी के हक में, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी अलाउ करती है, वो जितने वहां के डैम्स और पावर प्लांट्स हैं उनको बनाने का भी देती है, और उसके अलावा सतारा डिस्ट्रिक्ट में कोयना निवाकेना करके इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है जो कि सेस्मिक जोन 4 में आता है आपका। ये कोयना में एक अर्थक्वेक आया था 1967 में, और वो 500 मीटर उससे दूर है कोयना वाइल्ड लाइफ से, जहां पे आपका टाइगर रिजर्व भी, सेंचुरी भी है सह्याद्री की। वहां पे इनको 146 हेक्टेयर डेंस फॉरेस्ट ट्रैक जो है अदानी साहब को दिया गया। तो ये जितनी भी साइट्स हैं अदानी को दी जाती हैं, और जिस तरीके से हसदेव में आपने तेलंगाना में देखा 9 लाख पेड़ काटने का जो ऑर्डर दिया गया। जी छत्तीसगढ़ में हसदेव में जो 9 लाख काट के, क्योंकि उसमें नीचे जो है कोल रिजर्व्स हैं, और वो कोल रिजर्व्स राजस्थान में, क्योंकि इनका पावर प्रोजेक्ट है, उस पावर प्रोजेक्ट के लिए उनको कोयला छत्तीसगढ़ से चाहिए, उनको नजदीकी पड़ता है। और बिजली में हम ऐसा नहीं है कि हम डेफिशिट हैं, हम ऐसा नहीं है कोयले में डेफिशिट हैं, पर फिर भी कोल मिनिस्ट्री द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है कि 10% कोयला जो है वो इंपोर्टेड बिकेगा। इंडोनेशिया का कोयला जब ऑस्ट्रेलिया से चलता है और जब तक वो मुद्रा पोर्ट पे पहुंचता है तो वो कोयला इतना काला हो जाता है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये जादू की छड़ी से होता है। और जो मैंने आपसे बात की ईवीएम की, इसमें भी अदानी कनेक्शन है। आपको याद होगा 2017 की एक रिपोर्ट है, 3600 करोड़ रुपए के ईवीएम के ऑर्डर्स किए गए इलेक्शन कमीशन को, बजट में प्रोविजन किया गया। उसमें 2.25 लाख ईवीएम जो पुराने ईवीएम्स थे उनको कहा गया कि ये ईवीएम अब कार्यरत नहीं है, इनको हटा दिया जाए और नए ईवीएम ऑर्डर किए जाएं। वो 2.25 लाख ईवीएम कहा जाता है कि इन्हीं के पोर्ट में, इन्हीं के गोडाउन में रखे गए और उनके चिपसेट बनाकर, चिपसेट चेंज कर उनको रिप्लेस किया जाता है इलेक्शन प्रोसेस में। और फिर अब 1400 करोड़ रुपए के ऑर्डर देके नए ईवीएम मशीनें मंगाई जा रही हैं। जब बैलेट से काम हो सकता है तो इतने महंगे 5000, हमारा देश कोई अमीर देश तो नहीं है, हमारे देश का कर्जा जो है आज की डेट में नए बजट का आंक लें तो 190 लाख करोड़ रुपए कर्जा है हमारे सिर पर। 1,35,000 करोड़, 135 लाख करोड़ रुपए का तो खाली इंटरेस्ट जाता है हमारा, 1.35 लाख करोड़ का। और उसके बाद ये 200 लाख करोड़ रुपए पे कैसे होगा 190 लाख करोड़ रुपए, इसका कुछ नहीं। और 5,000 करोड़ रुपए के हम ईवीएम ऑर्डर कर देते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के हम विमान ऑर्डर कर देते हैं। और जहां तक पारदर्शिता की बात है, जितनी भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के नाम पर डिफेंस डील्स हुई हैं, राफेल के नाम पर और चीजों के नाम पर, मरीन के नाम पर और हवाई जहाजों के नाम पर, इसमें सब में इम्प्रोप्राइटरी है। अगर इसमें सीएजी का ऑडिट खुल जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सिर्फ अदानी अंबानी की बात नहीं है कि ये अदानी और अंबानी को सरकार सपोर्ट कर रही है, तो देश को विधिवत तरीके से, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था, ये ऑर्गेनाइज लूट कर रही है। और ये लूट पिछले 10 साल से चल रही है। और चौंके, अब पहले इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, फिर इन्होंने काउ प्रोटेक्शन एक्ट में गाय की सुरक्षा के नाम पे माइनॉरिटीज को अटैक किया, चाहे वो दलित हों, चाहे वो जीवन यापन करने वाले SC/ST समाज के लोग हों। जो एक बेसिक इकोसिस्टम उसको खत्म करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे किया जाए और देश के टैक्स के पैसे की लूट कैसे की जाए, इस सरकार ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब असम में जाके वो कामाख्या देवी मंदिर को बैठते कि काशी कॉरिडोर के हिसाब से हम मंदिर बना के ये करेंगे। ये पूरे देश में मंदिरों का निर्माण कर सबको लाभार्थी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे ज्यादा इनके पास कोई प्रोग्राम है नहीं देने के लिए। जी